लगभग हर इंसान एक शिकायत जरूर करता है कि दुनिया बहुत बदल गई है। लोग अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। सोसाइटी अब वैसी नहीं रही। रिलेशंस तो खैर जैसे खत्म ही हो गए हैं। और कमाल की बात यह है कि ये शिकायत हर जनरेशन के लोगों की होती है। चेंज को तो कभी भी टाला नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह की शिकायतें करते हुए लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि चाहे कोई भी दौर हो, इंसान का बेसिक नेचर नहीं बदलता। लाइफस्टाइल बदल सकता है, प्रायोरिटीज बदल सकती हैं, लेकिन जिन गुणों के साथ भगवान ने इंसान को बनाया है, अच्छे और बुरे, ये गुण नहीं बदलते। और इसी वजह से गीता ज्ञान कभी भी किसी भी टाइम में पुराना नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंसान के इन्हीं मूलभूत गुणों और उनके जरिए मोक्ष पाने की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं। एक टाइम था जब अभिनव को भी लगता था कि गीता ज्ञान आजकल की मॉडर्न सोसाइटी को अपील नहीं करेगा और उस पर अप्लाई भी नहीं हो सकेगा। लेकिन जैसे जैसे उसके गीता ज्ञान की जर्नी आगे बढ़ रही है, उसे हैरत है कि अगर ठीक से समझा और समझाया जाए तो गीता ज्ञान हर किसी के लिए आसानी से अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लायक है। और आज की सोसाइटी और लोगों को तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अभिनव ने जब से भगवत गीता फॉर बिजनेस टाइटल की सीरीज शुरू की है, उसके पास जैसे मेल्स का अंबार लग गया है, जिससे उसे अच्छा भी लग रहा है लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। क्योंकि जब कोई भी आपसे अपनी परेशानी बांटता है, तब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उस परेशानी को समझने के साथ उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में, मदद करने में बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और फिर यहां तो बात श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ी थी, जिसमें ना गलत समझने की गुंजाइश थी, ना समझाने की। आज अभिनव ने जिस मेल को रिप्लाई के लिए चुना था वो इस तरह से थी। अभिनव जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और मैं 40 साल का हूं। मैं एक बहुत ही धार्मिक परिवार से हूं। मेरे घर में हमेशा पूजा पाठ, व्रत वगैरह चलता रहता है। मेरे पिताजी अक्सर गीता पाठ किया करते थे, लेकिन सच बताऊं तो उनके समझाने के तरीके से हमें कभी कुछ खास समझ नहीं आया। फिर भी श्रीमद् भगवत गीता के लिए मन में बहुत सम्मान रहा है। आपका ब्लॉग मेरे किसी दोस्त ने मुझे पढ़ने को कहा था, और अब तक जितना भी मैंने पढ़ा, मैं यही सोचता हूं कि काश किसी ने इससे पहले इतने सरल शब्दों में गीता की एक्सप्लेनेशन की होती तो शायद हमें भी कुछ ज्ञान मिल पाता। लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई का नाम राजेश है। हमारे पिताजी बहुत तेज दिमाग के थे। उन्होंने उस जमाने में इंजीनियरिंग की थी और उन्हें बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई थी, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्हें एक बात समझ आ गई थी कि अगर जिंदगी को लेकर बड़े सपने हैं तो वे सपने नौकरी से तो पूरे होने से रहे। बड़े सपनों को सच करने और सपनों वाली जिंदगी जीने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने की फैक्ट्री खोलने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि मेरी मां ने इस बात पर उनका पूरा साथ दिया और मेरे नाना जी ने इस बिजनेस को शुरू करने की फंडिंग करवा दी। इस तरह हमारे बिजनेस की शुरुआत हुई। मेरे पिताजी बहुत मेहनती थे और उन्हें काम की नॉलेज भी थी। नौकरी करते हुए बिल्डर्स वगैरह से उनकी साख भी अच्छी बन चुकी थी। इसीलिए उनका काम बहुत कम टाइम में ही बहुत अच्छा चलने लगा। 10 साल के अंदर उनकी 2 फैक्ट्रीज तैयार हो चुकी थीं और अपनी क्वालिटी की वजह से उनके प्रोडक्ट का मार्केट में नाम भी बन चुका था। हमारा बचपन बहुत अच्छा था, और जब हर चीज इजीली अवेलेबल होती है तब इंसान एफर्ट्स भी नहीं करता। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने कभी अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि बचपन से ही खेल खेल में हम दोनों भाइयों ने पापा की दोनों फैक्ट्रीज का आपस में बंटवारा कर लिया था। और मेरे मन में बहुत छुटपन से ही ये बात बैठ गई थी कि मुझे दूसरे बच्चों की तरह रात भर जागकर पढ़ने की क्या जरूरत है, जब मेरा फ्यूचर ऑलरेडी इतना ब्राइट है। मेरे पेरेंट्स ने कभी हम दोनों भाइयों पर कोई प्रेशर नहीं बनाया, क्योंकि शायद वे लोग यही सोचते होंगे कि उनकी मेहनत का फल उनके बच्चे चखेंगे। उन्हें एक अच्छे से जमे जमाए बिजनेस को बस आगे बढ़ाने का काम करना होगा। जैसे जैसे एज बढ़ी, मेरे भाई की सोच बदलने लगी। उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़ने लगा, और मेरे साथ इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। मेरे भाई ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ हर एग्जाम पास करना शुरू किया, तो मैं बस पास होने के लिए पढ़ता रहा। ग्रेजुएशन के बाद मेरा भाई आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड चला गया और फिर वहीं का होकर रह गया। इधर मैंने ग्रेजुएशन करके पढ़ाई को हाथ जोड़ लिए और घर बैठ गया। मेरे भाई ने हमारे पेरेंट्स को साफ कह दिया था
कि उसे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वे चाहें तो दोनों फैक्ट्रीज मेरे नाम कर सकते हैं। अब पिताजी के कहने पर मैंने फैक्ट्री जाना शुरू तो कर दिया, लेकिन उनके रहते मैं ये भी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए करता था। इस बीच हम दोनों भाइयों की शादियां भी हुई, बच्चे भी हुए, जिंदगी अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी और जब हमें लग रहा था कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, तब एक दिन अचानक से सब बदल गया। मेरे पिताजी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करें, लेकिन धीरे धीरे जब हम सब नॉर्मल हुए तब बिजनेस का ख्याल आया। पिताजी के यूं अचानक चले जाने से बहुत कुछ उनके साथ ही चला गया। मैंने कभी उनसे अपने बिजनेस की वो बातें पूछी ही नहीं जो पूछनी जरूरी थी, जैसे किसी से कर्ज लिया हो या किसी को कर्ज दिया हो, कौन स्टाफ भरोसेमंद है और कौन नहीं, वगैरह वगैरह। अब सब कुछ खुद ही पता करना था और काम भी ठीक से करना था। आपको मेल लिखने के पीछे रीजन ये है कि पिछले 5 साल से मैं अपने बिजनेस को संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन संभाल नहीं पा रहा हूं। पिताजी के जाने के बाद हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स कामचोर हो गए हैं। इतने ढीठ कि बुलाने पर भी मेरे ऑफिस में नहीं आते, टाइम से काम पर नहीं आते और क्लाइंट्स भी इधर उधर हो गए हैं क्योंकि टाइम पर ऑर्डर पूरे नहीं होते और क्वालिटी भी वो नहीं रही जिसके लिए हम जाने जाते थे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अचानक से सबको क्या हो गया है। आपको क्या लगता है और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे लिए श्रीमद् भगवद गीता का क्या संदेश हो सकता है? अभिनव ने इस मेल को पढ़कर राकेश को आंसर लिखा। राकेश जी, मुझे आपका मेल पढ़कर इतना अंदाजा तो हो गया है कि आप अपने बिजनेस को संभालना चाहते हैं, लेकिन आपसे एक गलती हो रही है और वो गलती बहुत बड़ी भी नहीं है। अगर आप उस पर जरा सा ध्यान दें और सही अप्रोच के साथ एफर्ट्स करें तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए फैक्ट्री ऑफिस जाते थे। जाहिर है वहां के वर्कर्स से लेकर क्लाइंट्स तक सभी के लिए आपके फादर ही सब कुछ थे और उनके अचानक चले जाने से वो जगह एकदम खाली हो गई। आपसे बस ये गलती हो रही है कि आप उनकी जगह लेने के बदले उनकी जगह बस बैठ रहे हैं। आपको अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स से मिलना चाहिए, उनके काम के अलावा भी उनके सुख दुख की खबर लेनी चाहिए ताकि वे आपसे वही अपनापन महसूस कर सकें जो आपके फादर से करते थे। हमारे देश में लोग अभी भी पैसे से ज्यादा इमोशंस की वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आपको हर वो काम पहले खुद करना चाहिए जो आप अपने वर्कर्स से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि वे सब टाइम पर आएं, तो सबसे पहले आपको टाइम पर ऑफिस पहुंचना होगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसीलिए आपको खुद बार बार क्वालिटी चेक करते रहना होगा। आप आसपास होंगे तो ईमानदार लोग और मन लगाकर काम करेंगे और बेईमान कुछ भी गलत करने से डरेंगे। एक अच्छे बिजनेस की नींव इस बात से मजबूत होती है कि बिजनेस चलाने वाले का बिहेवियर कैसा है। बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपना ईगो और घमंड छोड़ना होता है। जिनके दम पर आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा उन्हें इज्जत देनी पड़ती है, फिर चाहे वो वर्कर्स हों या क्लाइंट। जैसा दूसरों से उम्मीद रखते हैं पहले वैसा बनना पड़ता है, तभी व्यापार आगे बढ़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यहां भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य यानी आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाता है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि किसी भी लीडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि वो जैसा करता है लोग उसे फॉलो करते हैं, और इसीलिए लीडर्स पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उनका बिहेवियर हर तरह से अच्छा हो। यह बात बिजनेस पर भी लागू होती है। आपका बिहेवियर कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, अपने बिजनेस के प्रति कमिटमेंट कैसा है, इसी को देखकर लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हैं और तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। तो राकेश जी, आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी फैक्ट्री और अपने बिजनेस को संभालिए। भगवान श्री कृष्ण सब अच्छा करेंगे। इतना लिखकर अभिनव ने मेल भेज दिया।